डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिस्कॉम के लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति में से एक है। डिस्कॉम की व्यावहारिकता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को प्रॉफिट के एक सेंटर में बदल दिया जाए। यह अनुमान है कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस यानी AT&C का राष्ट्रीय औसत 24% है और होने वाले इस लॉस में से 3 से 4% नुकसान डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी की वजह से होता है। यह नुकसान 0.5% या उससे भी नीचे लाया जा सकता है। अच्छा प्रबंधन अगर होगा तभी ये ठीक से सप्लाई कर पाएगा। इसका जो पूरी लाइफ साइकिल है वो लंबा होगा। अगर इसका प्रबंधन ठीक नहीं हुआ तो इसका लाइफ साइकिल बहुत कम होगा और इससे सबको परेशानी होगी। और परेशानी नहीं होगी, ये हमारे ऊपर, देश के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, हम सभी के ऊपर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए इसका फेल न होना और इसका सही प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। रीस्ट्रक्चर्ड एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम यानी RAPDRP सुधार ने बुनियादी नुकसान की निगरानी के लिए ट्रांसफार्मर की ऊर्जा ऑडिट करने के लिए उपयोगिताओं की परिकल्पना की है, लेकिन दुर्भाग्य से इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के तकनीकी नुकसान को मापा तक नहीं जाता जब तक वो फेल न हो जाए और फिर पूरी तरह से फेल हुए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को ही मरम्मत के लिए भेजा जाता है। यहां तक कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मरम्मत, संचालन और रखरखाव के लिए कोई भी सक्रिय दृष्टिकोण नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के फेल होने से न सिर्फ हमारा दैनिक जीवन बल्कि कारोबार, कृषि व्यवसाय आदि में बड़ा नुकसान होता है। मेनली DTR फेल्यूर जो होते हैं वो फॉल्ट के कारण, कुछ जगह थेफ्ट के कारण, ऑयल थेफ्ट हो जाना और बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण ये DTR फेल्यूर होता है। DTR फेल्यूर पर जो है कंपनी को भी काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन आता है एवं जिस DTR से कनेक्टेड कंज्यूमर या फैक्ट्री या कोई प्रीमाइसेस है उन लोगों को भी काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। भारत में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की विफलता की दर 12 से 15% है, जिसमें शहरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्रतिशत है 0.8 से 4% और ग्रामीण क्षेत्र में फेल होने वाले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं 6 से 22%। फेल होने वाले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में से लगभग 70% की ही मरम्मत होती है, जबकि बाकियों को बदल दिया जाता है। वितरण क्षेत्र की अतिरिक्त लागत लगभग 10.9 हजार करोड़ रुपए है, जिसमें 4,300 करोड़ रुपए रिपेयर पर खर्च होते हैं और बाकी बदले गए DT पर 6.6 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं और इसमें उपभोक्ता को अतिरिक्त बोझ के रूप में लगभग 11 पैसे प्रति किलोवाट की दर से वहन करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के भारी मात्रा में फेल होने से मरम्मत और रखरखाव पर भारी खर्च करना पड़ता है और साथ ही बड़ी मात्रा में DT को तकनीकी नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसे भारत में कुल DT की संख्या 12.5 मिलियन है, जिसमें MVA क्षमता वाले कुल DT 2,20,000 हैं, जिसमें 6 से 8 लाख DT वार्षिक रूप से विफल होते हैं और औसत DTS में कुल तकनीकी नुकसान होता है 3%। देश में सामान्य रिपेयर के कारण भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रिपेयर का कोई भी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया जाता, जिससे DT रिपेयर के क्षेत्र में मुश्किलें आना स्वाभाविक है। देखिए, जब हम रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ चीज़ जो हमने कॉमनली देखी हैं, जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर लोग ध्यान नहीं देते। एक तो असेंबली ठीक से नहीं करते हैं और बाइंडिंग बनाते समय अगर उनका कॉइल बनाते समय तार कम हो जाता है तो जॉइंट लगाते हैं, तो उस जॉइंट को प्रॉपर नहीं लगाते हैं, वो भी एक कारण होता है। और जॉइंट जहाँ लगाते हैं वहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन भी लगाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जब बाइंडिंग को असेंबल करते हैं तो क्या होता है कि उसमें स्पेसर्स लगते हैं और वो स्पेसर्स इक्वी स्पेस्ड होने चाहिए एक सर्किल में। अगर वो इक्वी स्पेस नहीं होंगे तो जहाँ पर भी स्पेस ज़्यादा होगा वहीं से ट्रांसफार्मर फेल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अगर हेल्थ चेक करना है तो हमें हमारे पास जो
तरीके बचते हैं उसमें एक तो है कि हम उसका करंट चेक करें, तीनों फेज़ में करंट क्या आ रहे हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आज तक कभी हम नोटिस में नहीं लाते डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर केस में, वो है न्यूट्रल करंट। मैं आज दो बात करना चाहता हूँ। एक तो न्यूट्रल करंट के बारे में हमारी मॉनिटरिंग पूरे देश में लगभग नगण्य है, हम नहीं करते। जबकि न्यूट्रल में वो करंट फ्लो होता है जो तीनों फेज़ का रिजल्टेंट होता है लोड का, वो करंट न्यूट्रल से फ्लो होता है। और यदि मैं बात करता हूँ न्यूट्रल करंट की, तो मैं ये भी बात करता हूँ कि अर्थिंग क्या है। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ अभी तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन समय के साथ ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कई उपाय खोजे गए हैं और उसी का एक उदाहरण है प्रोएक्टिव रिपेयर। प्रोएक्टिव रिपेयर का एक ऐसा तरीका है जो तकनीकी नुकसान को कम करने में मदद करता है, केवीए क्षमता को बढ़ाता है यानी कैपेसिटी एनहांस करता है, रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। प्रोएक्टिव रिपेयर बिजली बचाने, आर्थिक हानि को रोकने, उपभोक्ता की पैसे की बचत करने और बिजली कंपनियों के लिए मुनाफे में मददगार साबित होगा। जो असेट्स हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड हैं सिस्टम में, उनको 3 स्टेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस में चेक किया जाए, ऐसी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस बनाई जाए। इंस्टॉल्ड है उसी कंडीशन में उनको विजुअली फिजिकली इंस्पेक्ट किया जाए टाइम टू टाइम, उसको वहीं के वहीं रिपेयर कर दिए जाएंगे तो उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी। जैसे कि एलवी टर्मिनल ब्रोकेजेस या कोई गास्केट वॉशर एलवी के यदि ब्रेकन है या वो चीज़ वहाँ साइड पे ठीक नहीं हो सकती, तो उन ट्रांसफार्मर्स को नियर बाई वर्कशॉप में ले जाया जाए जहाँ पे ये फैसिलिटी उपलब्ध है। तो उसकी उस समय की स्थिति क्या है वो मेजरमेंट उसका उस समय ले लिया जाए। एक्सेप्ट करने लायक सीमा है, उससे ज़्यादा यदि उसका परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड हो तो उसको ऐसा एज इट इज़ इंस्टॉल वापस नहीं किया जाए। उसको इंस्टॉल करने के लिए कम से कम उसको थोड़ा मेजर रिपेयर अंडरटेक किया जाए। तो रनिंग ट्रांसफार्मर को भी ये करने से उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। तो रिवाइंडिंग और रिपेयरिंग का जो अंतर है या रिफर्बिशमेंट का जो अंतर है, वो अंतर को अब समझा जाए और इसको एक्चुअली रिफर्बिश किया जाए। हम लोगों ने नया एक आइडिया लिया है कि इसको प्रोएक्टिव रिपेयर के नाम से, रिपेयर मीन्स इट इज़ नॉट रिवाइंडिंग, it is a repairs with adopting some good operating practice so that the life of transformer increases as well as the efficiency is improved। प्रोएक्टिव रिपेयर करने के लिए सबसे पहले सही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यानी डीटी की पहचान करनी होती है। प्रोएक्टिव रिपेयर के लिए पहले डीटी का बैकग्राउंड जानना जरूरी है, जिससे ये मालूम हो सके कि डीटी कितना पुराना या नया है। इसके साथ ही डीटी की कितनी बार मरम्मत की गई है ये जानना भी अति आवश्यक है। स्टार रेटिंग क्या है और किस स्टार रेटिंग में लेकर जाएंगे। प्रोएक्टिव रिपेयर ब्रेकडाउन और कार्यात्मक डीटी दोनों पर किया जा सकता है, लेकिन फंक्शनल डीटी यानी जो डीटी काम कर रहा हो उसका ही चयन किया जाना चाहिए। प्रोएक्टिव रिपेयर के लिए डीटी को शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद इसकी प्री रिपेयर टेस्ट डिस्कॉम प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। प्री रिपेयर टेस्ट के बाद डिजाइन समाधान विकसित किया जाना चाहिए। डिस्कॉम प्रतिनिधि के साथ फाइनलाइज्ड डिजाइन सॉल्यूशन के आधार पर प्रोएक्टिव रिपेयर का निष्पादन यानी उस पर काम शुरू किया जाना चाहिए। ट्रांसफार्मर की मरम्मत के बाद उस पर पोस्ट रिपेयर टेस्ट ISO 2026 के अनुसार किया जाता है। ट्रांसफार्मर मॉनिटरिंग यूनिट यानी TMU की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के हेल्थ पर नजर रखने के लिए DT की परफॉर्मेंस की निगरानी करना महत्वपूर्ण है, जिससे DT की सेहत का ख्याल रखा जा सके। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन अच्छे रिपेयर प्रैक्टिस अच्छे मटेरियल के साथ में प्रमोट कर रही है। ये रिपेयर प्रैक्टिस से ये ट्रांसफार्मर रिपेयर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। उस काम को प्रभावित करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी रिपेयर स्टैंडर्ड पब्लिश कर रहा है। प्रोएक्टिव रिपेयर के माध्यम से अगर डीटी की दक्षता में सुधार किया जाए तो नुकसान को कम करके भारी बचत की जा सकती है और बड़ी ही आसानी से लगभग 19% तक नुकसान को कम किया जा सकता है और इससे 2030 तक वार्षिक ऊर्जा बचत लगभग 95 टेरावाट होगी। और अगर बचत की बात करें तो क्यूमुलेटिव सेविंग 56,000 करोड़ रुपए होगी और 13.3 मिलियन टन CO2 की वार्षिक कमी होगी और पर्यावरण में बहुत बड़ा सुधार करने में मददगार साबित होगी।